हेलो बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और अपनी नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की ज़बरदस्त तैयारी भी कर रहे होंगे। हर बार मैंने बोला है कि केवल बायो पढ़ के नीट में सिलेक्शन संभव नहीं है, क्योंकि बायो में 360 में 360 भी मिल जाएंगे और आपका टारगेट गवर्नमेंट कॉलेज है तो 650 से ऊपर का टारगेट रख रहे हैं। फिर भी आपको 300 नंबर की और ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें केमिस्ट्री पे भी फोकस करना पड़ेगा और फिजिक्स पे स्पेशल फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल टेंडेंसी नीट वाले बच्चों की रहती है कि फिजिक्स से थोड़े डर जाते हैं। तो जिससे डर जाएंगे उसमें स्कोर कैसे करेंगे। और फिजिक्स बिल्कुल इजी है, नीट में जो आती है बहुत आसान है। इसको आसान बनाने के लिए मैं पूरा प्रयास भी कर रहा हूं, स्पेशली डिजाइंड वीडियो नीट के लिए मैं बना रहा हूं, जिसको फॉलो करके आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। 150 तो कहीं नहीं गए, पढ़ा तो मैं पूरे 180 में 180 वाला रहा हूं सारे सिलेबस को। तो इसी कड़ी में हम लोग चैप्टर नंबर 12th क्लास के फिजिक्स पे, चैप्टर नंबर 4 पे, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पे, क्लास 11th की फिजिक्स पूरी कंप्लीट हो चुकी है और क्लास 12th का जिस चैप्टर पे है मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म पे, उसके लास्ट पार्ट पे है। तो चलिए फटाफट बात को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले एक अपील आपसे कि अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में समझ में आए और वीडियो देखकर आपके न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। आपके नीट के सिलेक्शन में बहुत अहम रोल फिजिक्स अदा करेगी। आइए बात को शुरू करते हैं। ये है देखिए चैप्टर नंबर 4, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और ये रहा नीट के लिए स्पेशली डिजाइंड वीडियो जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ये ना 12th वाले बच्चों के लिए है ना ये जेई वालों के लिए, ये स्पेशली डिजाइंड वीडियो है केवल नीट वाले बच्चों के लिए। इसलिए ट्रेमेंडस प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिविटी और आपका काम बनने वाला है। और आज हम लोग जो डिस्कशन में जाएंगे वो पार्ट नंबर 4 पर है, जिसमें फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड गैल्वेनोमीटर वगैरह की बातें करेंगे। तो चलिए बात को आगे लेके चलते हैं। आपको सहूलियत हो इसलिए मैंने ऑल वीडियो लाइब्रेरी बना दी है, यानी जो भी वीडियो मैं बना रहा हूं उसके सारे लिंक्स एक जगह हैं, टाइटल या हेडिंग के साथ में। जैसे यहां पर देखिए टैब्स हैं, ये 11th की टैब में दिखा रहा हूं, इधर 12th की भी है। तो आप 11th की टैब को क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए चैप्टर नेम, उसके पार्ट्स और ये प्ले बटन, जिस भी प्ले बटन को आप क्लिक करेंगे वो वीडियो ओपन हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या है कि आपको ये पता रहेगा कि अरविंद सर आपके लिए कौन कौन सी सीरीज चला रहे हैं, जिसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार जो भी वीडियो देखना चाहे आप देख सकते हैं। इस ऑल वीडियो लाइब्रेरी तक आप पहुंचेंगे कैसे? तो देयर आर 2 मेथड्स। एक तो है अरविंद एकेडमी नीट के होम पेज से। ये अरविंद एकेडमी नीट का होम पेज है बेटा, ये आपको लिंक दिख रहा है, इसको आप क्लिक कर दें और आप पहुंच जाएंगे ऐसे लिंक्स पर। पहले वाले को क्लिक करते ही ऑल वीडियो लाइब्रेरी पे लैंड अप कर जाएंगे। या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और कोई पार्ट दिखना चाहे तो आपको कहीं भटकना ना पड़े। तो देयर आर 2 मेथड्स, होम पेज से और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा। इन 2 तरीके से इसको देख सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? कोई भी टाइम वेस्टिंग नहीं है, इजी एक्सेस है, आप अप टू डेट हैं कि भाई मैं ये सीरीज देख रहा हूं, सर ने ये भी बना रखी है जो मुझे इसमें देख रही है, देखना चाहता हूं मैं, तो आप देख सकते हैं बहुत ही आराम से। और कुछ बच्चों को रहता है कि इसकी पीडीएफ मिल जाए, तो अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे बात करते हैं। आपके लिए देखिए अरविंद एकेडमी ऐप भी है। इस ऐप पर कुछ इंटरेस्टिंग और सपोर्टिव कोर्सेज हैं जो नीट की जर्नी को आपको आसान बना देंगे और आपके डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इसके स्टोर सेक्शन में जाके देखिए कि नीट वाले बच्चों के लिए कैसे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपको सुविधा प्रदान करेंगे। चलिए अब बात शुरू करते हैं जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है, यानी कि पढ़ाई की। तो पहली बात जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग और सरल है कि कोई भी देखिए हेडिंग सारी पड़ी हुई कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर है उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो। ये मान लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट जा रही है और किसी मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक फील्ड का निशान लगा दिया, तो इस समय इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगने लगता है और उस फोर्स का जो डायरेक्शन होता है बेटा, ये जो फोर्स लगेगी महाशय, इनका डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है करंट के और ये परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के भी। तो ये जो फोर्स लगता है ये करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो ये तो हो गई डायरेक्शन। अभी उसके लॉज भी बताएंगे कि क्या नियम है जिससे आप
फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड कितना होता है, अब सवाल उठा ना कि डायरेक्शन पता कर दिया या आपने बता दिया, तो मैग्नीट्यूड कितना है जो बड़ी अहम बात है। तो मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं आप आई एल क्रॉस बी बेटा, ये एक फॉर्मूला है जो इसके लिए काफी एप्लीकेबल होगा। अच्छा, ये L क्या है? L है लेंथ ऑफ कंडक्टर, और इसको वेक्टर क्वांटिटी की तरह लिखा है, तो डायरेक्शन किधर है? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। तो L इज ए वेक्टर क्वांटिटी, L है इसका लेंथ, उसका डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन उधर ही है जिधर करंट है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी रहती है, और ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है। तो दिस इज ए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर यू जो हमें ध्यान रखना होगा और इस्तेमाल इसका करेंगे। तो करंट कैरिंग कंडक्टर जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो उसके अंदर फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू ये होगी। ये वेक्टर फॉर्म का है, इसकी सिंपल फॉर्म की बात करेंगे तो आई एल बी साइन थीटा लिख सकते हैं इसके अंदर, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड हो गया। और यहां से आप देख रहे हैं कि अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो फोर्स विल बी 0। इसका क्या मतलब है कि अगर करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो उस समय आपको फोर्स लगेगा ही नहीं। और फोर्स मैक्सिमम की बात कर ली जाए, आप समझदार हैं, बिल्कुल समझ गए होंगे, जब थीटा 90 हो। तो फोर्स मैक्सिमम कब होगा? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और थीटा 90 का मतलब क्या है? मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी बात है। तो ये पूरी चीज कवर होती है जो मैंने आपको एलोबरेट करके बताने की कोशिश की है। चलते हैं अगली बात पर और देखते हैं कि आगे कहानी क्या है। यही चीज यहां पर देखिए मेंशन की हुई है जो मैंने फॉर्मूला लिखा था आई एल क्रॉस बी, और केसेस थे अगर थीटा 90 डिग्री है तो उस समय फोर्स हमारा मैक्सिमम होता, जो मैं समझा चुका हूं। और अगर थीटा 0 है, थीटा 0 का मतलब करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही दिशा में है, तो उस समय थीटा 0 कह लीजिए या साहब 180 कह लीजिए उसकी विपरीत करंट इधर जा रही, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो भी 180 डिग्री हो गया। उस समय भी आपको फोर्स कितना मिलेगा? 0 मिलेगा, जो कि आप बड़े प्यार से समझ गए हैं। आइए चलते हैं अगली चर्चा को अंजाम देते हैं। यानी हमको अब निकालना है बेटा डायरेक्शन। भाई फोर्स की वैल्यू तो निकाल ली थी, मैग्नीट्यूड आई एल बी साइन थीटा। अब इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इसकी चर्चा हमें करनी होगी कि भाई इस फोर्स का डायरेक्शन किधर है। उसके लिए 2 लॉज हैं जो ये बता रहे हैं, हम भी आपको बताएंगे। एक तो चिर परिचित है, वो आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल दिख ही जाएगा। तो ये रहा पहला फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। बहुत कुछ लिखा है, आप जानते हैं पहले से कि लेफ्ट हैंड निकालिए और शुरू के अंगूठे, और इसको क्या बोलते हैं, कौन सी फिंगर, ये मिडिल फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर शायद इंग्लिश में, बाकी हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी नहीं याद है मुझे कि तर्जनी वर्जनी क्या बोलते हैं। एनीवे आप तीनों फिंगर देख रहे हैं, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इन तीनों को जेम्स बॉन्ड की पिस्तौल की तरह एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर लीजिए, ये आप जानते ही हैं। और याद रखिए न्यूमोनिक फादर मदर चाइल्ड, बायो में बहुत याद करते हैं, इसमें कुछ ही होते हैं, फादर मदर चाइल्ड, यानी मदर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड का मतलब करंट। तो अगर हम ये मैग्नेटिक फील्ड में सेट कर दें ये उंगली, और ये करंट के डायरेक्शन में सेट कर दें, तो अंगूठा किधर दिखाएगा? दिखाएगा फोर्स की डायरेक्शन। बस काम खत्म। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल काफी काम का है और इसको ध्यान हमें रखना होगा। एक दूसरा रूल भी आता है जिसे बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल। इसी फोर्स की जब करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो भाई फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इसको कैसे पता करें? तो एक तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से है और दूसरा है राइट हैंड पाम रूल। कौन सी बड़ी बात है? अब राइट हैंड जैसा नाम लिखा है तो राइट हैंड लेना पड़ेगा। पाम रूल मतलब ऐसे बना लीजिए, अब अंगूठे का डायरेक्शन दे दीजिए करंट की डायरेक्शन में। आप दिख रहे हैं ना फोटो, ये देखिए अंगूठा दे दिया करंट की डायरेक्शन में, और ये जो डायरेक्शन है ये इस दिख रहे हैं ना, ये मैग्नेटिक फील्ड का है। तो जिस तरह आप ऐसे करेंगे, दिस इज द फोर्स। थप्पड़ याद रखो, मुझे क्या, कौन सा डायलॉग था, मुझे थप्पड़ नहीं साहब प्यार से डर लगता है, वो दबंग फिल्म का शायद, वही है थप्पड़, यानी फोर्स, थप्पड़ फोर्स। तो ये किधर हो गया? ये हो गया करंट की डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक फील्ड की, और थप्पड़ इज द फोर्स। तो राइट हैंड पाम रूल।
कोई भी एक रूल आपको अगर आता है तो उससे ये निकाल पाएंगे, बहुत ज़्यादा इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, सरल है, 2-4 बार हाथ खोल के प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाता है। खैर बढ़िया। अब दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ की आती है बेटा कि अब जो वायर है ना, कंडक्टर, देखिए ये लिखा आर्बिट्ररी शेप्ड, उसका शेप ही अंडरबंड है पहले जो वायर था वो वायर ऐसे स्ट्रेट वायर था, सीधा वायर, एल ले लिया था, एल भाई कोई भी समस्या की बात नहीं थी। अब जो वायर है वो वायर ही कुछ अलग शेप का है, क्या करें भाई, हो सकता है। तो ऐसे वायर्स में जो आर्बिट्री शेप्ड के हैं, अंडवंड शेप के हैं, उसमें फोर्स कितना लगेगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, इसकी ट्रिक लिखा बहुत कुछ है और वो सब बात की बातें हैं, लेकिन हमें मुद्दा क्या पकड़ना है, इसकी इफेक्टिव लेंथ। जैसे कि इफेक्टिव लेंथ, ये जो फॉर्मूला लिखते हैं ना, ये देखो F = I और L क्रॉस B लिख रहे थे हम लोग, यही तो याद किया है या लगा रहे हैं। इसमें ये जो L है इसकी इफेक्टिव लेंथ, अब इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, तो इफेक्टिव लेंथ साहब ये है, यहां सिरा मान लो ये A है, ये B है, इसको स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए आप। दिस इज AB हमारी क्या है, इफेक्टिव लेंथ। मैं लिख नहीं रहा हूं ज्यादा, इफेक्टिव वगैरह बोल रहा हूं, बाकी लिखा ही है यहां इफेक्टिव लेंथ। तो इस L की जगह ये L भिड़ा देना है बस, करंट तो जो जा रही होगी जा ही रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हो गई। तो अगर एक कंडक्टर अंडमंड शेप का है, फिजिक्स की भाषा में आर्बिट्ररी शेप्ड, अपने मनमानी शेप का है, तो उस समय उसमें लगने वाला फोर्स क्या होगा, वही ILB होगा, IL क्रॉस B। L लेना है इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ का मतलब एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक स्ट्रेट लाइन मिला दीजिए, काम खत्म, हो गया काम। तो ये इसकी भी कहानी हम लोग समझ गए। इसी की चर्चा को बढ़ाकर ये पूरी रामायण लिखी है जो हम लोग पकड़ पाए हैं। कलर थोड़ा ऐसा ले लें तो मजा आएगा। तो ये हम लोग समझ गए हैं, फॉर्मूला वही है, मतलब क्या बोलते हैं, रंग रूप नया है खैर चलिए आगे बात को पकड़ते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज कि अगर कोई लूप, क्लोज लूप, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप, अगर हमने कोई करंट कैरिंग लूप, मान लीजिए ऐसे करंट जा रही, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, उसमें फोर्स कितना लगेगा, तो इसमें फोर्स लगेगा नील बटे सन्नाटा फोर्स विल बी 0। ध्यान रख लीजिए, याद कर लीजिए। बाकी मैं अगर इंटीग्रेशन वगैरह समझाऊंगा तो दिमाग पे टेंशन आएगा, उसका इस्तेमाल भी नहीं है आपके यहाँ। तो आप क्या करना है आपको, अगर कोई क्लोज लूप, करंट कैरिंग को क्लोज लूप कोई मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, तो उस पर लगने वाला फोर्स होगा 0। समझ गए होंगे, इतनी बात पकड़िए। आगे चलते हैं और कुछ शेप्स आपको दिखाते हैं जहां जहां फोर्स के कार्यक्रम को हम पहचानेंगे। थोड़ा गाढ़ा कलर ले लेते हैं, नहीं व्हाइट पे कुछ लिख दूंगा तो पकड़ नहीं पाएंगे, दिखेगा नहीं। तो यहां लिखा मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द कंडक्टर या कर्व। यहां पर मुद्दा है इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वायर। बहुत ध्यान से पढ़कर मैंने कुछ चीजें अंडरलाइन की हैं जो आपके बड़े काम की हैं। जैसे ये करंट कैरिंग वायर है सीधा, अब सीधा है तो कोई समस्या ही नहीं है, F = ILB, और मैग्नेटिक फील्ड इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड, तो ILB sin थीटा होता है, तो sin थीटा तो sin 90 होके छुट्टी हो गया, 1 हो गया, मतलब बात खत्म हो गई। अब ये वायर जो साथ था ये कर्व शेप में है, सेमी सर्कुलर फॉर्म में, आप देख पा रहे हैं इस तरह का फॉर्म है, ये देखिए ये फॉर्म है, और करंट इसमें फ्लो हो रही है। तो इफेक्टिव लेंथ क्या लेंगे, मान लो ये A है, ये B है, तो दिस इज द इफेक्टिव लेंथ। तो हम फॉर्मूले में L की जगह क्या रख देंगे, इफेक्टिव लेंथ, और ये है डायमीटर, तो ये A रेडियस है, तो 2A इसका लेंथ हो गया, IL यानी 2A × B, काम खत्म। अब ये कुछ सांप वाप जैसा है मतलब टेढ़ा मेढ़ा है, कोई चिंता की बात नहीं। यहां भी इफेक्टिव लेंथ यहां से शुरू करेंगे और यहां तक, बेटा ये डायग्राम गड़बड़ है, यहां तक आना चाहिए। तो यहां से यहां तक मान लीजिए इसकी लेंथ L है, इसको डिलीट नहीं कर पाएंगे, तो ये ILB फॉर्मूला लग गया। साइनोसॉइडल वायर है, अरे साइनोसॉइडल समझते हैं ना, साइन कर्व जो होता है, कॉस कर्व, ऐसे ऐसे सांप जैसा।
तो ILB में L आपको ध्यान क्या रखना है, इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ क्या, एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक सीधी लाइन, बात खत्म, हो गया काम। ये कुछ आर्बिट्री शेपिंग थी जिसकी कहानी हम लोगों ने कर ली। आ जाते हैं कुछ एक न्यूमेरिकल पर जिससे बातों को पकड़ में आए। ये कैसे न्यूमेरिकल नीट में टपक पढ़ेंगे तुम करेंगे, बहुत सरल न्यूमेरिकल है। एक छोटी सी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आइए, ए वायर ऑफ लेंथ ए, वायर जो है उसका लेंथ है ए, कैरीज ए करंट आई अलोंग वाई एक्सिस, ए मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट। ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है जो हम जानते हैं। कैलकुलेट मैग्नेटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। मैग्नेटिक फोर्स का हमने ध्यान किया कि फॉर्मूला क्या होता था, आई एल क्रॉस बी। ये फॉर्मूला होता है वेक्टर फॉर्म, जो कि हमें पता होना चाहिए और है भी हमको। देखिए यहां पर सारे मामलात बड़े अच्छे हैं, बस ये जो करंट दे रखा है ना, इस L को हमें लिखना पड़ेगा कि L कितने के बराबर है। तो इस L वेक्टर है, L वेक्टर यहां से मिल रहा है, तो L वेक्टर को आप क्या लिख दीजिए, L इज इक्वल टू, ये देखिए लिखा है लेंथ A है, ये मैग्नीट्यूड हो गया, किस डायरेक्शन में, y एक्सिस पे, तो J कैप हो गया। ये पकड़ समझ गए ना भाई, जो वायर है उसका लेंथ A है, तो A, और किस डायरेक्शन में है, y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, तो J कैप लगा दिया। तो ये वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी बनाओगे तभी तो क्रॉस प्रोडक्ट ले पाओगे। और B तो हमें दे ही रखा था, यहां B दे रखा है B नॉट 3i प्लस 2j प्लस के लिख रहा हूं केवल, जो हम लोग के समझ में आ जाएगा। देखिए जब ये छोटे से क्रॉस प्रोडक्ट हो तो आपने पढ़ा होगा डिटर्मिनेंट मेथड, वो लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है, फट से निकल आता है ऐसे ही, वो लंबा पड़ जाएगा फिर। और अगर जब आप वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं और ये भी 3i के तीनों लेके चला हो तो वो मेथड आसान पड़ता है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बहरहाल। तो हम लोग को जो फॉर्मूला लगाना है वो है F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ठीक है साहब, अब यहां पर यही लिख देता हूं, करंट तो मान लीजिए आई है, यही करंट है तो स्मॉल लिख देता हूं इसको, आई एल की वैल्यू हो जाएगी ए जे क्रॉस प्रोडक्ट बी नॉट 3i प्लस 2j प्लस बेटा जी के। बस काम खत्म, एक ब्रैकेट और लगा दीजिए। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट लेके आंसर लिख देते हैं। यहां पे देखिए ये जो भी स्केलर क्वांटिटीज है ना, मैग्नीट्यूड, उन सबको खड़खड़ा के बाहर निकाल लीजिए। वो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट तो वेक्टर के बीच की बातें हैं और वो तो उस प्रजाति के हैं नहीं। तो ये आई के साथ ए और बी नॉट बाहर आ जाएगा, आई ए बी नॉट। ठीक, मैं एक स्टेप और बढ़ा रहा हूं जिससे आप कंफर्टेबल हो जाएं। जे लिखा क्रॉस, यहां लिखा 3i प्लस 2j प्लस के कैप। बहुत सुंदर, ये देखिए ये स्टेप भी बढ़ा दिया जिससे कहीं टेंशन ना हो जाए। तो आइए चले आगे, आई कैप नहीं है तो आई ही है, ए बी नॉट, और यहां पर अब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। जे का आई से करेंगे तो क्या आएगा, जे क्रॉस आई। ये देखिए इस तरह से क्रॉस आप पकड़ते हैं ना, आई जे के लिख दीजिए, आई लिख दीजिए, इधर जे लिख दीजिए, इधर के लिख दीजिए। तो आई क्रॉस जे जब आप करते हो तो के आ जाता है, और यहां जे क्रॉस आई है, जे क्रॉस आई तो आ जाएगा माइनस के, तो ये आ जाएगा -3 के इसका। और जे का जे से खत्म कुछ नहीं होता है, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू नल वेक्टर, जे क्रॉस के कैप, जे क्रॉस के करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई, तो प्लस 0 लिख दो और प्लस आई कैप लिख दो, है ना। आप समझ पाए होंगे, इसको थोड़ा पकड़े रहिएगा, कई बच्चे वेक्टर से डरते हैं, जो डरता है वो मरता है मतलब जीतना है ना। और डिटर्मिनेंट मेथड क्यों नहीं लगाया, जो आपने पढ़ा जरूर होगा, क्योंकि यहां पर ये लंबाई नहीं थी आई जे के, इसलिए सरल पड़ जाता है। ये थोड़ा सा दिमाग चलाना होगा और प्रैक्टिस के दौरान ये तो एकदम मक्खन की तरह होता है कार्यक्रम। तो यहां पर वैल्यू क्या आ गई देखिए, आई ए बी नॉट, और यहां वैल्यू आ गई आई -3 के। ये देखिए वेक्टर फॉर्म में आंसर आ चुका है पहला वाला। दिस इज योर फर्स्ट आंसर।
तो ये जो वेक्टर फॉर्म में था आंसर आ गया। अब जानते हैं आप स्केलर फॉर्म में जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड निकालने के वक्त आप क्या करेंगे, आई का कोफिशिएंट और के के कोफिशिएंट को स्क्वायर करके जोड़ देंगे रूट लेते हुए। जैसे आप जानते हैं जैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं वेक्टर का अंडर रूट लिखते हो आई का कोफिशिएंट, तो आई ए बी नॉट का स्क्वायर प्लस इस के कैप का कोफिशिएंट विच इज -3i a b नॉट का स्क्वायर। अब इसको जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा देखिए 9, सब स्क्वायर करते हुए आप पकड़ पा रहे होंगे, और यहां पर वैल्यू जो आई ए बी नॉट है बाहर चली जाएगी और अंदर बचेगा 9 + 1 यानी 10 √10। ये देखिए आपको इसका आंसर आ गया। प्यार से इसको समझ लीजिएगा, थोड़ी सी मैं इसलिए आराम से चल रहा हूं बिल्कुल केयरफुलनेस के साथ कि आपको कहीं भी झाम ना लगे, आसान लगे, और इस चीज को थोड़ी प्रैक्टिस से आप मैच करा देंगे तो शानदार प्रदर्शन से आप दूर नहीं हैं। और ध्यान रखिए, अगर आप फिजिक्स में 150-60 स्कोर कर गए ना तो फिर बायो तो रगड़ ही रहे हो, आपका सिलेक्शन रुकेगा नहीं, फिर मुस्कुराएंगे आप। खैर एनीवे, इसको मैं हटता हूं, इसको नोट कर लीजिए, अगली चर्चा हम लोग जारी रखेंगे। तो उम्मीद है इसको पॉज करके बेटा नोट कर पाए होगे। आगे चलते हैं और आगे की बात देखते हैं कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो देखिए 2 वायर्स हैं और पैरेलल में, फोटो बनाओ तो पकड़ते बनेगा। ये देखिए दोनों में करंट कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, पैरेलल होने जरूरी हैं जो हम पढ़ रहे हैं। यहां लिख दूं क्या, पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ठीक है, CCC। अब ये जब आपस में पैरेलली करंट मूव करती है तो इन दोनों के बीच फोर्स लगता है। अब आप ध्यान कर लीजिए तेजी के लिए, जब ये पैरेलल करंट्स होती हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, एंटी पैरेलल करंट में रिपल्सिव फोर्स। इस समय देखिए इसमें लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्शन हो जाएगा इसके अंदर। और अगर आपका अपोजिट करंट्स है I1 I2 तो इसमें होता है रिपल्शन। ये याद कर लीजिए क्योंकि बार बार निकालना क्या है, वैसे क्यों लगता है इसको भी समझा जा सकता है, मैं यहां पर उसकी डिटेलिंग नहीं कर रहा हूं। इससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड यहां निकाल लो, अगर आप चाहें कि इससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड निकालने को, तो ये देखिए यहां पर ये करंट जा रही है और अंदर आ गया मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया ड्यू टू B1, ठीक। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें लगने वाला फोर्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट देखिए ऊपर है, तो अंगूठा किधर है, इस तरफ। इसका मतलब इस पे फोर्स ऐसे लगेगा। सेम सिचुएशन इससे बना दीजिएगा तो इस पे भी फोर्स जो है आपका ऐसे ही निकल आएगा। ड्यान रखिएगा दोनों पर जो फोर्स होता है ना उसकी वैल्यू बराबर होती है। ऐसे लिखते हैं ना कई किताबों में, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो मैग्नीट्यूड विल बी सेम, डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। अगर वेक्टोरियली लिखेंगे तो माइनस साइन लगा देंगे, एक इधर है, देखिए ये इधर है तो ये इधर है। तो अगर हमने डायरेक्शन नहीं लिया तो मैग्नीट्यूड सेम, अगर आप डायरेक्शन लेते हो यानी वेक्टोरियली लिखते हो तो -F21 लिख दोगे। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको मजबूत कर देती हैं चीजों को समझने में। ये वेक्टोरियली है, वेक्टोरियली का मतलब होता है हम कंसीडर कर रहे हैं डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड के साथ में, तो इधर और इधर अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट। खैर जो मैं बताना चाह रहा था कि ये वायर जितना फोर्स इस पे लगावेगा ये वायर उतना ही फोर्स इस पे लगाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर बन जाते हैं ये, ठीक है। तो बढ़िया बात है, आप समझ गए। और कितना फोर्स लगेगा उसकी भी चर्चा फटाफट कर लेते हैं। देखिए अब यहां पर जो वायर लिए थे उसके हिसाब से देखिए ये एक फॉर्मूला आएगा आपके पास, दिस इज द फॉर्मूला DF/dl, यानी पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स लग रहा है, μ0/2π I1 I2/r। r क्या है, बीच का डिस्टेंस, ठीक है। r क्या था, इसके बीच का सेपरेशन,
ये आर है। कई बार इस फॉर्मूले को आसान करने के लिए, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमको याद रहती है 10⁻⁻⁷, तो हम इसको इस तरह भी लिख लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो कई किताबों में ऐसे लिखा हो सकता है, कई में ऐसे, लेकिन आप समझ रहे हैं। और कई लेंथ दी है तो डीएल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 अपॉन आर, एब्सोल्युटली करेक्ट, या म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1I2 अपॉन आर, जो भी याद रखें तरह तरह का। इसको याद रहता है कोफिशिएंट, तो फटाक से लगा के काम बना लेते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, ये वायर इतना फोर्स लगा रहे हैं। न्यूमेरिकल ले लेते हैं, इससे और अच्छी पकड़ बनेगी। ये इंपॉर्टेंट है और कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है, तो आप तैयारी रखिए, कौन सी बड़ी बात है। चलिए अगला एक न्यूमेरिकल है, उसको करने का प्रयास करेंगे। तो लिखा है करंट ऑफ 10 एम्पियर, बहुत ही सरल सवाल लग रहा है। 2 एम्पियर आर पास थ्रू 2 पैरेलल वायर्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली इन अपोजिट डायरेक्शंस। ये एक ए वायर, बी वायर, एक में करंट है बेटा शायद 10 एम्पियर की और दूसरे में करंट है बेटा 2 एम्पियर की। ये सिचुएशन है। अब देखिए, अगर हम केवल इस बात को चर्चा में करें कि भाई इन दोनों पर अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन, तो आप समझ गए कि एंटी पैरेलल करंट्स हैं, करंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, तो यहां पर होगा रिपल्शन। तो यहां पर क्या होगा, ये जो फोर्स हम निकालेंगे अभी वो रिपल्सिव मिलेगा। रिपल्शन लिख देते हैं। उम्मीद है आप बड़े प्यार से इसको समझ पा रहे होंगे। इफ द वायर ए इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, ये जो वायर है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, एंड लेंथ ऑफ द वायर इज 2 मीटर, इसकी लेंथ दे रखी है, ठीक। देन फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर बी विच इज सिचुएटेड एट 10 सेंटीमीटर। इससे दूरी कितनी है बेटा 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस फ्रॉम ए परपेंडिकुलरली होगा, पैरेलल है, तो ये बात आप पकड़ पाए। अब देखिए इसको फॉर्मूला बड़े आसानी से, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें डीएल दूसरी साइड ले जाएंगे हम, यानी फोर्स की वैल्यू कितनी थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई या 2 पाई, जो भी फॉर्मेट इस्तेमाल करें, इंटू 2I1I2 अपॉन आर इंटू लेंथ। मैं क्रॉस नहीं लगा रहा हूं, वेक्टर वेक्टर ना समझ जाना, क्योंकि यहां लेंथ दी है ना। ये जो फॉर्मूला था पीछे वाला, ये पर यूनिट लेंथ का था, फोर्स पर यूनिट लेंथ। और यहां क्योंकि ये कंडक्टर 2 मीटर का है, इसलिए टोटल फोर्स निकालने के लिए एल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात। चलिए वैल्यू रखते हैं यहां पर, तो हमें ये इसका याद रहता है, एसआई सिस्टम में 10⁻⁻7 होता है, और 2 तो 2 ही रहा, I1I2 10 और 2 दिखा हुआ है। आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 मीटर हो गया। एल कितना है बेटा यहां पर, तो एल है कहां गया, एल है 2 मीटर। बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 8 × 10⁻⁻5 न्यूटन। और कैसा फोर्स है, रिपल्सिव, हम समझ चुके थे, फिर भी मैंने लगा दिया जैसे आपको कोई कष्ट ना दिखे। तो ऐसे सवाल आपके यहां ना आए ऐसी कोई संभावना नहीं है, 100% आते हैं, और आप ना कर पाए इसका कोई रीजन नहीं है। अगर आप सीरियस हैं एक गवर्नमेंट सीट मेडिकल कॉलेज में लेने के लिए, सीरियस हैं तो बिल्कुल कर लेंगे। खैर मैं हटता हूं, इसको नोट कीजिए और अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो इसको पॉज करके आप उम्मीद है नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। आओ, ये भी एक न्यूमेरिकल है और आसानी से इसको बनाएंगे। कलर थोड़ा गाढ़ा लेते हैं। लिखा ए एंड बी आर 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स, ए और बी, ये दिख रहा होगा ए और बी। C is another straight conductor of length 1 meter kept parallel to A and B। बीच में C आ गए भाई साहब, इसको ऐसे बना देते हैं। इनकी लेंथ भी दे रखी है 1 मीटर, यही है ना, हाँ। As shown in the figure, बढ़िया है। Then find the magnitude and direction of the force experienced by C। ये जो भाई साहब C हैं, इस पे कितना फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, नेट फोर्स। तो देखिए ये बहुत ही सरल सवाल है। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो ए और बी पैरेलल करंट्स है, तो ये इस पे अट्रैक्शन होगा, तो ये फोर्स लगाएगा एफ ए, सपोज करिए ऐसे।
भाई दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं ना, तो ये खींचेगा अट्रैक्शन। ये दोनों भी कैसे फोर्सेस हैं, करंट्स हैं, पैरेलल करंट्स। तो ये कैसा फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्शन, यानी बी द्वारा जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब एफ ए और एफ बी दोनों फोर्सेस के डायरेक्शन अपोजिट है, तो हमें एफ ए और एफ बी निकालकर घटाना होगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स आ जाएगा। बात आप समझ पाए होंगे। तो अब चर्चा करते हैं एफ ए की। एफ ए की बात कर लेते हैं कि एफ ए का मतलब इस पे लगने वाला फोर्स इसके द्वारा, तो आप कर सकते हैं क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 अपॉन बीच का डिस्टेंस जो कि 5 सेंटीमीटर है, आपके समझने के लिए लिख रहा हूं, इंटू एल। तो एफ ए की वैल्यू 10 की पावर -7, I1 I2 2 इंटू 3, लेंथ 1 मीटर था और बीच का आर कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 0.05। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो मैं यही लिख देता हूं 2.40 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। किस डायरेक्शन में है, टूवर्ड्स ए। आप चाहें तो वैसे आप समझ गए, आपको समझाने के लिए आगे लिख रहा हूं, टूवर्ड्स ए, पकड़ लिए आप। अगली बात करते हैं ना, ये साहब ये बी वाले जो लगा रहे हैं, तो फॉर्मूला तो ऊपर लिख ही चुके हैं, सीधे वी बी को लगाने की कोशिश करेंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यानी 10 की पावर -7, और I1 I2 तो 3 इंटू 4, लेंथ कितनी थी, इसकी लेंथ तो भाई एक ही है, बीच का डिस्टेंस कितना है 8 सेंटीमीटर, ये दिख रहा है ना 8 सेंटीमीटर, तो 0.08। सॉल्व कर लीजिए इसको, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन टूवर्ड्स बी, मतलब उस डायरेक्शन में। बड़े में से छोटा फोर्स घटा दीजिए और डायरेक्शन भी उसी हिसाब से सेट कर लेंगे। तो देख लीजिए इसमें से बड़ा फोर्स क्या है, ये 3 वाला एफ बी वाला बड़ा फोर्स है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या रहा, रिजल्टेंट या नेट फोर्स लिख सकते हैं आप, नेट फोर्स ऑन कंडक्टर या वायर जो भी था सी, वो वैल्यू हो गई एफ बी माइनस एफ ए। घटा मारो 3 में से, अगर आप, मैं लिख देता हूं, चलो 3 माइनस 2.40 और 10 की पावर -5 तो कॉमन चला गया था, तो वैल्यू आ गई कितनी, 0.6 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। अब ये एफ बी बड़ा था तो एफ बी की ही डायरेक्शन में, टूवर्ड्स एफ बी, टूवर्ड्स बी लिख देते हैं, और ये आपका देखिए आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस जहां आप सीख जाएंगे, आपका काम ना बने कोई संभावना नहीं, छा जाएंगे आप, है ना। और मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि फिजिक्स एकदम आसान भाषा में और आपके काम की, ये नहीं कि ये टॉपिक आपको समझाने में मुझे दिक्कत हो तो छोड़ दो, नहीं। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि जो आपके लिए जरूरी है, जो आ सकता है, उस पे डिस्कशन, चर्चा की जाए आसान भाषा में। तो चलिए इसको नोट कर लिया जाए, जो न्यूमेरिकल था, और अगली चीज को हम लोग, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, उसकी तरफ बढ़ेंगे। देखिए आगे चलते, नोट कर लिया होगा आपने। अभी तक देखिए हम ये जानते थे कि 2 चार्जेस अगर रखे हुए हैं तो उस पर कूलॉम्स लॉ लगता था, फोर्स निकालते थे, रेस्ट पर लग रहे हैं। अगर वो मूव करने लगे, दोनों चलने लगे, यहां पर जो केस होगा वो दोनों का वेलोसिटी पैरेलल है, उस समय उस पे कितना फोर्स लगेगा, कौन कौन सा लगेगा, इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए यहां पर आ जाते हैं, और इसी बात के लिए आपको बताइए, जैसे 2 चार्जेस हैं, मान लीजिए प्लस चार्ज हैं दोनों, प्लस भी, एक प्लस एक माइनस भी हो सकता है, और दोनों की जो वेलोसिटीज हैं, ध्यान रखेंगे, वो पैरेलल हैं। एक की v1 ले लो और v2, यहां मैंने हाईलाइट किया था, रह गया शायद, मूविंग पैरेलल, ये दोनों पैरेलली मूव कर रहे हैं v1 v2 वेलोसिटी से। और अगर दोनों में सेम चार्जेस हैं तो आप समझ गए होंगे कि जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस पे, वो अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि दोनों करंट एक ही डायरेक्शन में है।
तो पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट्स, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी वैल्यू अलग फॉर्मूले से आती, क्योंकि बोथ आर इन मूविंग कंडीशन. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फोर्स. क्या है मैग्नेटिक फोर्स? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 Q2 V1 V2 अपॉन R स्क्वायर. R क्या है? इनके बीच का सेपरेशन. कोई भी दिक्कत नहीं है, ये मैग्नेटिक फोर्स है. इस समय जब सेम चार्जेस होंगे तो ये अट्रैक्टिव होगा, जब अपोजिट चार्जेस होंगे तो रिपल्सिव होगा. क्या केवल यहां मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है? आंसर है जी नहीं, यहां इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है, क्योंकि चार्जेस तो हैं ही. तो एक फोर्स लगा मैग्नेटिक, जो कि ये लिखा हुआ है मैग्नेटिक फोर्स, और अगला फोर्स क्या हो गया बेटा? इलेक्ट्रिक. तो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए उसकी वैल्यू ये देखिए, Q1 Q2. R है तो कूलॉम्स लॉ वाला फॉर्मूला टाइप लगा दिया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. देख पा रहे ना? ये इलेक्ट्रिक फोर्स मैं लिख देता हूं, दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स. इलेक्ट्रिक फोर्स और इन दोनों का अगर रेशियो, भाई ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये डिपेंड करेगा कि सेम लाइक चार्जेस के अनलाइक. देखिए इंटरेस्टिंग बात, जैसे ये दोनों मूव कर रहे थे ना, समझ लेना, बाकी दूसरा केस खुद समझ लोगे. जब ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे पैरेलल करंट्स, तो पैरेलल मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा? ऐसे लाने की कोशिश करेगा, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स. लेकिन दोनों लाइक चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? विपरीत दिशाओं में. अब कौन फोर्स किससे बड़ा है ये डिसाइड करेगा कि पास जाएंगे कि दूर. हो सकता है कुछ ये ऐसे मूव करें, ऐसे. जब हमारा मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो तो ये अंदर की तरफ ले जाएं, या हो सकता है हमारा जब मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा हो मैग्नेटिक फोर्स से तो ये दूर भी जा सकते हैं इस तरीके से. यहां पर क्या हुआ? जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब अभी ये लिखना नहीं चाहिए, आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स बाहर लग रहा था, प्लस माइनस है कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी चर्चा अलग से की जा सकती है. तो ऐसे शेप बना सकता है मूव करने का, या ऐसे बना सकता है, क्योंकि इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, ये ध्यान देने वाली बात है. अब अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का रेशियो ले लें, देखिए Fm अपॉन Fe. Fm क्या है? मैग्नेटिक फोर्स, ये वैल्यू, और Fe क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर वाली. तो जब हम इसको रेशियो लेते हैं तो ये इस फॉर्मूले को भी इस्तेमाल कर लेते हैं, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर. इसका हेल्प लेते हुए इसकी वैल्यू हो जाती है V अपॉन सी का स्क्वायर. तो इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखिए, कई जगह इस्तेमाल होते दिखेगा. मैग्नेटिक फोर्स अपॉन इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू V अपॉन सी का स्क्वायर. V यहां V दोनों की वेलोसिटी सेम ली गई, तब लगाया है. यहां पे लिखना चाहिए इफ V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V, तब ये फॉर्मूला लगेगा, वरना V1 V2 अटक जाएगा इसमें आके, फिर वो अलग की केस बनेगा. तो आप समझ गए होंगे ये पूरा जो हिसाब किताब है. एक न्यूमेरिकल लेके दिखाता हूं, उसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, वरना इसका मैं PDF तो आपको दे ही दूंगा अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल पे. अगली बात देखते हैं. ये देखिए, ये एक न्यूमेरिकल सा है, लिखा है 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव पैरेलल टू ईच अदर विथ एन इक्वल वेलोसिटी V. ये दोनों है एक ही डायरेक्शन में, वेलोसिटी दोनों की सेम है. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द फोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. अब देखिए यहां पर ना व्हाइट पे लिखना थोड़ा गाढ़ा कर लेते हैं. मैग्नेटिक फोर्स सेम डायरेक्शन में करंट थे तो मैग्नेटिक फोर्स इसको अट्रैक्ट करेगा, लाइक चार्जेस है, इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल करेगा. इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा बेटा जी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ये है रिपल्शन का. आप चाहें तो सीधे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं प्रैक्टिस होने के बाद. और दूसरा जो मैग्नेटिक फोर्स है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 Q2 V1 V2, क्योंकि दोनों यहां V हैं, बीच का डिस्टेंस R स्क्वायर. ये अट्रैक्शन है. ये दोनों बातें आप पकड़ पाए होंगे. अब दोनों का रेशियो ले लिया जाए, जैसा कि हम लोग सीखने की कोशिश में थे. Fm अपॉन Fe, इसको रेशियो ले लें
तो रेशियो में देखिए काफी वैल्यू कटेगी, जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर आफ्टर डिवाइडिंग। हम ये जानते हैं म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, इसको जरूर याद रखना, ये बड़े काम का रहता है, 1/c स्क्वायर। इस फॉर्म ये बहुत जगह पूरी फिजिक्स में इस्तेमाल होता रहता है, तो यहां पर इसका इस्तेमाल करोगे तो ये आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, जो पीछे एक फॉर्मूला सा बनाया था, याद हो सीधे लगा सकते हैं, याद तो करेंगे ही, मतलब मैंने थोड़ा डेराइव सा कर दिया है। v कितना है 200 और 10 की पावर 3, c 3 इंटू 10 की पावर 8, और ये बेटा इसका कर दो स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर है, वैल्यू हो जाएगी 4.4 इंटू 10 की पावर -7। रेशियो है तो कोई यूनिट नहीं आएगी। यहां पर ये देखने को मिल रहा है जो 10 की पावर -7 है, यानी मैग्नेटिक फोर्स इज क्वाइट लेस देन इलेक्ट्रिक फोर्स। ये छोटी क्वांटिटी है 10 की पावर -7, एक से छोटी हो गई, तो ये काफी छोटा है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स अगर बड़ा होता तो अट्रैक्शन होता, कम है, इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है, तो इसका क्या हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे दोनों। इस तरह का अगर इनका अगर मैं ट्रेजेक्टरी को दिखाऊं तो ये कुछ जाने का पाथ अवे तरफ जाएंगे, एक दूसरे से दूरी बढ़ाते हुए जाएंगे। तो ये इसका ये क्या है, पाथ है, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो साहब ये मैंने पूरी बातें की, इसको आप पॉज करके नोट कर लें, अगली चर्चा इसके आगे करते हैं हम लोग। उम्मीद है बच्चों आप इसको नोट कर चुके होंगे। आगे चलते हैं और अगला टॉपिक लेते हैं जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो ये रहा आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो NIA के बराबर होता है, जो लिखा भी है यहां पर। मैग्नीट्यूड की बात करें तो NIA, वैसे ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, और NIA जो एरिया वेक्टर होता है उसी सेंस में इसका डायरेक्शन होता है। जैसे इसको अच्छे से समझाने के लिए मान लीजिए ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कोई लूप लिया हमने इस तरह का, इसमें करंट फ्लो होनी चाहिए, विदाउट करंट तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होएगा ही नहीं, क्योंकि जब करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं होगा तो काहे का मैग्नेट, काहे का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो ये अगर करंट की डायरेक्शन है, जो मैं I लिख देता हूं, तो आप एरिया वेक्टर की कैसे डायरेक्शन निकालते हैं, राइट हैंड ले लीजिए साहब, और अपने राइट हैंड को फोल्ड कीजिए करंट की डायरेक्शन में, अंगूठा सीधा रखेंगे, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन में आपने फोल्ड किया, अंगूठा देखिए ऊपर जा रहा है, इस तरफ जा रहा अंगूठा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ M। थोड़ा साफ नहीं लिख पाए, इसको मैं ऐसे कर देता हूं। इस समय देख पा रहे हैं ना, राइट हैंड रूल लगाए और इसको करंट की डायरेक्शन में आप फोल्ड किए अपने पाम को या पंजे को, और अंगूठा जिस डायरेक्शन में वो डायरेक्शन M का रहता है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ M। और यहीं पर अगर मान लीजिए दूसरे लूप में ये ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लूप ले लें, इसकी अपोजिट करंट फ्लो करा दें, मतलब तो इसमें देखें तो कैसे, तो डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो नीचे जा रहा है, तो आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो नीचे की तरफ है। बात पकड़ने में आपको आई होगी। तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, इनको जरूर दिमाग में रखेंगे क्योंकि कुछ बातें इस पे बेस्ड होती हैं। यहां पर ध्यान रखना है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी एंटी क्लॉकवाइज जो क्लॉकवाइज लिखा है, इससे बेहतर है कि इस रूल को आप पकड़ के रखें जो हमेशा आपकी मदद करेगा। फट से लगाएं और डायरेक्शन ऑफ M निकाल लें। M क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। चलिए आगे की बात करते हैं। इस पे एक न्यूमेरिकल बेस्ड होगा जो बहुत ही छोटा सा है, सरल सा है। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए थिन राउंड लूप विथ करंट if the radius of the loop is equal to r बराबर 10 मिलीमीटर। तो यहां पर एक लूप बनाते हैं बेटा, ये देखिए हमने लूप ड्रॉ किया और उसके बाद एक करंट फ्लो कर रही है, मान लीजिए ऐसे करंट डाल दी इसके अंदर, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। और रेडियस है 100 मिलीमीटर, इसकी कुछ ये O लिख दो, दिस इज R लिख दो, बढ़िया। अब हम यहां पर दिया क्या है, एंड द मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। कई बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। बी आपको दे रखी है सेंटर पर 0.8
माइक्रो टेस्ला। तो ये जो बी दे रखी है, हम जानते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग लूप हो, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या बनती है, उसका फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 2r, ये आई लिख दो, ये रहता है। यहां से अगर मैं आई निकालूं, बी तो मालूम है हमको, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2rb अपॉन म्यू नॉट। दिस इज आई इन टर्म्स ऑफ बी। और हमें m जो निकालना है, m होता है एन आई ए, मैग्नीट्यूड की बात करो, n तो यहां एक ही चक्कर है, तो ये आई ए हो जाएगा, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 हियर, एक ही टर्न है यहां पर। आगे चलते हैं, आई की वैल्यू इधर से ले लो, 2rb अपॉन म्यू नॉट, और एरिया कितना रहा, पाई आर स्क्वायर। ये देखिए पाई आर स्क्वायर लिख दीजिए। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू क्या बनेगी यहां पे, 2br क्यूब अपॉन म्यू नॉट, और ये म्यू नॉट और पाई भी है, इस पाई को चलो यहीं रहने दो, या म्यू नॉट अपॉन पाई कर लो। इससे फायदा क्या होगा कि म्यू नॉट, देखिए ये क्यों किया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हमने याद कर रखा है 10 की पावर -7, तो म्यू नॉट अपॉन पाई को तुरंत लिख दीजिए 4 इंटू 10 की पावर -7। इस चक्कर से इसको म्यू नॉट अपॉन पाई लिख दिया है। उम्मीद है बात पकड़ पाए आप। अब आगे बढ़ लेते हैं एक कदम, और यहां पर वैल्यूज रख लेते हैं, यानी 2 रखी, b था 8 इंटू 10 की पावर -6, r क्यूब का मतलब है 0.1 का क्यूब अपॉन 4 इंटू 10 की पावर -7। आराम से सॉल्व कर लें, 4 इंटू 10 की पावर -2 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये इसका रिजल्ट या आंसर आ गया आपका। इस तरीके से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे सवाल फर्स्ट क्लास आपके नीट में तैरते हुए दिखेंगे, नोट कर लीजिए। और अगला और एक बढ़िया इंटरेस्टिंग सवाल हम लोग करेंगे, फिर आपको बताता हूं। मेरे ख्याल से पॉज करके इसको नोट कर पाए होंगे। अगला इंटरेस्टिंग सवाल जो आपके, मैं वही सारी चीज डिस्कस कर रहा हूं जो आपके लिए आपको तैयारी करनी है, ये नहीं कि कुछ छोड़ दूं, ना, क्योंकि आपको नीट में सिलेक्शन लेना है भाई, सीरियस अफेयर है, हल्की बात नहीं कर रहे हैं आप। तो हल्की पढ़ाई अगर कोई टीचर करवा देगा तो वो भी गलत काम करा देगा। खैर, यहां समझते हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द करंट कैरिंग लूप ए बी सी डी ई एफ ए। तो इसको मैं यहां बनाता हूं, देखिए ए बी सी डी ई एफ, बढ़िया। ईच साइड ऑफ द लूप इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का लूप है, डिजाइन थोड़ा अलग है, स्क्वायर टाइप होगा। लॉन्ग एंड करंट इन द लूप इज 2 एम्पियर। देखिए इसका जब आप निकालने जाएंगे ना, इसमें एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है, उसकी ट्रिक बताता हूं। देखिए करंट का डायरेक्शन बना हुआ, ये मान लीजिए कोई करंट है, तो ऐसे जा रही है करंट भाई लूप में, आपको दिखाई पड़ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने इस तरह से करंट बना डाली। अब आप सोचेंगे इसका डायरेक्शन कैसे निकालें भाई, क्योंकि ये लूप इस टाइप का है, मतलब फोल्डेड है। आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करना चाहेंगे। तो ये देखिए इस तरह का लूप है, देख रहे हैं, किताब को जैसे फोल्ड कर दो ना आप 90 डिग्री पर, तो किताब तो यहां दिख नहीं रही है, आप समझ गए हथेली ना, ये इस तरह का लूप नहीं है। एक है फ्लैट ऐसे लूप, दूसरा ऐसे है, ठीक है। अब ऐसे लूप में हम m कैसे निकालें, तो यहां एक ट्रिक इस्तेमाल कर लीजिए कि यहां पर मैं कलर को पहले बदल लूं फिर बताऊं। ये लेते हैं, इस वाले में ये 2 लूप बनाएंगे। इस वाले में एक करंट मान लीजिए ऐसी जा रही है, इसकी वाली, और इसकी वाली करंट एक अपोजिट जा रही है। तो नेट करंट तो इसमें 0 है समझ लें, लेकिन इसको लूप 1 कह दो, ऊपर वाला लूप 2, तो लूप 1 कंप्लीट हो गया। ये देखें लूप 2 ऊपर से कंप्लीट हो गया। तो 2 लूप बन गए। अब 2 लूप का मैग्नेटिक मोमेंट देखिए, आपको कलर फिर से बदलता हूं, मजा आएगा। तो यहां पर ये लूप दिखा, इस लूप को आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में हाथ रखा, नीचे चला गया। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट, मैं डायग्राम बहुत सुंदर नहीं बना पा रहा हूं, इस तरह का अंदर की तरफ ऐसे रखा, मैग्नेटिक मोमेंट अंदर। इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, ऐसे रखा तो उधर इसके परपेंडिकुलर। तो
फोटो इस तरह से आप समझिएगा, ये दोनों परपेंडिकुलर आ गए, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री, ये इसके परपेंडिकुलर नीचे और ये इसके परपेंडिकुलर उधर। जैसे आपको फोटो समझाऊं, मैं समझाना चाह रहा हूं, ऐसे था तो एक पेन भी चाहिए ये ऐसे था, इसके परपेंडिकुलर ये नीचे हो गया ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट, और इसके मैग्नेटिक मोमेंट इधर हो गया, तो एक मैग्नेटिक मोमेंट इधर, एक मैग्नेटिक मोमेंट इधर, दोनों परपेंडिकुलर आ गए ना ये। तो इसको चाहो तो M1 लिख दो, इसको चाहो इसके वाले को तो मैं M2 लिख देता हूं। बात उम्मीद है पकड़ पाए होंगे पूरी रामायण जो मैंने बताई। तो M नेट अगर निकालना, क्योंकि दो आइडेंटिकल लूप्स है ना, तो आइडेंटिकल लूप्स, तो इनका जो मैग्नीट्यूड है M1 M2, इसको कह दो ये M के बराबर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में कोई भी फर्क नहीं आएगा, NIA तो सेम ही है, डायरेक्शन में फर्क आएगा। खैर, अब M नेट अगर निकालने जाएं, दोनों क्योंकि परपेंडिकुलर थे इसलिए वेक्टर की तरह आप जोड़ोगे तो M स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, M√2 खत्म, और M की वैल्यू होती है NIA। अब यहां पर N तो 1 है, यानी I इंटू A, बात खत्म। तो यहां पर लिख देते हैं I इंटू एरिया इंटू √2। अब I वगैरह वगैरह कितनी करंट थी, 2 एम्पियर। अच्छा, यहां पर एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ लगानी पड़ेगी, जो वैल्यू यहां पर 0.1 दे रखी है, क्योंकि ये स्क्वायर टाइप है, दिखने में रेक्टेंगल लग रहा है। तो ये मैं लिख देता हूं एक बार, L इंटू B एरिया √2। तो 2 0.1 इंटू 0.1 जो डायमेंशन थी 10 सेंटीमीटर √2, ये वैल्यू कितनी आ गई, 0.02 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी यहां पर आ गई। अभी √2 तो बचा ही है, तो √2 यहां पे मल्टीप्लाई कर लिया जाए। अब इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 0.028 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट। एक अच्छा सवाल है और आप इस बात को पकड़ पाएं, ये ज़रूरी है। तो मैंने कोशिश की कि आपको समझा सकूं। ऐसे सवाल आते हैं और आप थोड़ा सा एज ले लेंगे औरों से ना, मतलब बेहतर प्रदर्शन के लिए। शानदार। तो मैं हटता हूं, इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है हमारे सामने। पॉज करके नोट करना है जो आप नोट कर चुके होंगे। चलिए एक कड़ी और आगे बढ़ाते हैं। अब हम टॉर्क की बात करेंगे करंट कैरिंग लूप में। कोई भी करंट कैरिंग लूप अगर है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इस पे टॉर्क लगता है। टॉर्क क्या करता है, हमेशा रोटेट करने की कोशिश उस लूप को। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी रही, या वेक्टोरली फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क को टाउ से दिखाते हैं, M क्रॉस B। ये एक संपूर्ण फॉर्मूला है। और मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो लिखते हैं NIAB साइन थीटा। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड। ये तो मैग्नीट्यूड वाला है, आप सब समझते हैं इतना। और ऊपर वाला फॉर्मूला वेक्टोरली है, यानी इससे डायरेक्शन भी निकल आएगी। M क्रॉस B वेक्टर वाला लगा देंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल, उससे निकल आएगा। तो ये आप इसको पकड़ के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह पूछा जाता है। इसी फॉर्मूले के तहत अगर ये बोला जाए कि टाउ 0 होगा अगर थीटा 0 है, क्योंकि हमने अभी पीछे देखा था कि टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा मैग्नीट्यूड के कॉन्टेक्स्ट में आया था। तो थीटा अगर 0 डिग्री है तो टाउ भी आपका 0 होगा, ठीक है। और थीटा अगर 90 डिग्री है तो टाउ मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम टाउ कितना मिल गया, NIAB, जो यहां लिखा हुआ है। अब ये जो टॉर्क का डायरेक्शन होता है, ये जिस एक्सेस पर इसकी एक्सेल जहां पे रोटेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में होता है। जैसे इसकी एक्सेस है ना, ये मैं दिखाता हूं फिर से आपको एक बार, समझ के थोड़ा ध्यान भी रखेंगे। मान लीजिए हम ऐसे इसको घुमाना शुरू कर दें, ऐसे ऐसे, तो इसकी एक्सेस क्या है रोटेशन वाली, ये है ना। तो टाउ भी इस डायरेक्शन में, जो टाउ का डायरेक्शन है वो इसी डायरेक्शन में आता है। M क्रॉस B करेंगे तो इसी डायरेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान रख सकते हैं। तो एक्सेस ऑफ रोटेशन इज पैरेलल टू टाउ। और ये जो एक्सप्रेशन है
ये सभी शेप्स के लिए वैलिड है। दो इंपॉर्टेंट बातें आ गई कि वो चाहे रेक्टेंगुलर शेप हो चाहे सर्कुलर शेप हो, फॉर्मूला यही लगेगा। और टाउ का डायरेक्शन एक्सेस की डायरेक्शन, एक्सेस ऑफ रोटेशन जो है उस डायरेक्शन में टाउ आने वाला है। तो ये बात आप पकड़ लिए होंगे। एक सवाल जो आपको भ्रमित करने के लिए दिया जाता है वो यहाँ पर, इस सवाल को हो सकता है आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर रहे हैं तो हो सकता है ये आपके सामने आया हो और इसमें कंफ्यूज करने के लिए आपकी बात दी गई है, वो मैं दिखाता हूं आपको। देखिए लिखा है सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला एक्स वाई प्लेन में है, जैसा कि फोटो में बना है एक्स एक्सेस वाई एक्सेस एज शोन इन द फिगर। द लूप कैरीज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। इस लूप में जो करंट है वो 1 एम्पियर के बराबर है। इन द डायरेक्शन शोन इन द फिगर दिख रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप। कितना टॉर्क इस पे लग रहा है हमको ये निकालना है। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जो फॉर्मूला था हमारे पास, मैं एक बड़ा वाला भी लिख देता हूं और फिर बड़ा वाले का मतलब वेक्टर वाला, और बाकी टाउ आप लिखेंगे तो m की हिसाब से लिखेंगे NIAB साइन थीटा, NIAB साइन थीटा। अब इस थीटा को कंफ्यूज किया गया है आपको, यहां पे 45 डिग्री का एंगल दिया है तो आपसे ये जानने की कोशिश, क्या आप 45 रख देंगे? अगर आप थीटा 45 डिग्री लेंगे तो आप गलती कर देंगे, थीटा 45 नहीं है, क्योंकि थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा होता है m और b के बीच का एंगल। देखते हैं m किधर है, b किधर है। तो b का डायरेक्शन ऐसे इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, और m का डायरेक्शन किधर है भाई साहब? ये जो लूप है उस डायरेक्शन में राइट हैंड लिया, घुमाया और m आ रहा है अंदर, यानी z एक्सेस की तरफ। देख पा रहे हैं? ऐसे लीजिए, करंट की डायरेक्शन में फोल्ड कीजिए, अंगूठा जिधर जाएगा तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है जो कि क्लॉकवाइज है, आपने फोल्ड किया, अंदर अंगूठा चला गया तो m की डायरेक्शन z एक्सेस की तरफ है। मैं ऐसे बना दूं, आप 3D पिक्चर है समझिएगा, दिस इज m। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल बिटवीन m वेक्टर एंड b वेक्टर। तो यहां पर ये आपकी कहानी समझने वाली है। ये 45 को अगर झटके में आप ले लेंगे तो गलती कर जाएंगे, है ना। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ऐसा आप मान सकते हैं यहाँ पे। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। और n तो एक ही चक्कर है, करंट कितनी थी इसमें? करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है, और एरिया लेना जो कि पाई आर स्क्वायर होगा, तो पाई लिख दीजिए, और रेडियस कितनी है यहाँ पर? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.2 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड कितना है साहब? 2 टेस्ला, और ये रहा साइन 90 डिग्री। उम्मीद है इस बात को अच्छे से पकड़ पाए होंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये करीब करीब आ जाएगा 0.25 न्यूटन मीटर, ये आंसर। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड, क्योंकि ये 45 एंगल देकर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश है यहां पर, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात और बता देता हूं कि अगर आपसे ये बोला जाए तो सवाल और एक अलग लेवल का बनना शुरू हो जाएगा कि टाउ की डायरेक्शन बताइए, तो m क्रॉस b लेना होगा, तो b और m में एंगल पकड़ना होगा किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो उसकी मैं चर्चा, जब भी आप टाउ का डायरेक्शन पकड़ते हैं तो m की डायरेक्शन z एक्सेस पे थी और b की डायरेक्शन से एंगल लेंगे, तो क्योंकि ये एंगल पे है इसलिए कहानी बदल जाएगी, जिसको हम डिस्कस यहां नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सवाल एक फिर हमें b निकालना पड़ेगा, b की डायरेक्शन। आप समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूं, अगर किसी ने पूछा ये तो क्या है? हमारा टॉर्क का वैल्यू, मैग्नीट्यूड, ये दिस इज द मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टोरली टॉर्क पूछने लगे कि भाई डायरेक्शन भी बताओ, तो ये फॉर्मूला लगाओगे ना, तो m वेक्टर किधर है? z एक्सेस की तरफ, उधर माइनस z में जा रहा है, और b का डायरेक्शन यहां निकालना पड़ेगा। 45 दिया, उस समय b का डायरेक्शन महत्वपूर्ण हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा उसको। मैं यहां जबरदस्ती अभी नहीं लिख रहा हूं, लिख दूं क्या? आप बात को पकड़ पा रहे हैं क्या?
जो ये b है, मैं एक बता देता हूं साहब, थोड़ा सा लिख देता हूं वरना आप पूरी बात पकड़ ना पाए। b को वेक्टर फॉर्म में लिखने चले जब तुम 45 बना रहा है, ये कंपोनेंट x वाला और y के कंपोनेंट में लिखोगे तो x वाले के समय में क्या लिखते हो, 2 इधर है तो 2 cos 45, 2 cos 45 i कैप, समझना। और j की डायरेक्शन में कितना है बेटा, j की डायरेक्शन में साइन वाला आ जाता है 2 sin 45। मैं आपको एक अंदाजा दे देता हूं, j कैप, ये b वेक्टर लिखा आपने क्योंकि वेक्टर में लिखना पड़ेगा ना। और m वेक्टर क्या लिखोगे, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बना के रखे हो, ये माइनस z डायरेक्शन में है तो माइनस, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट NIA जो होता है उसकी वैल्यू यहां मैंने कैलकुलेट नहीं की है, आप जो इसकी वैल्यू होगी अगर मैं निकालो तो इसकी जो मैग्नीट्यूड m का आएगा वो आएगा NIA, और इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.04 पाई। तो इसको अगर आप यूज करो 0.04 पाई k कैप, तो दिस इज बोथ आर इन वेक्टर्स। अब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेके टाउ कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहां पर मैं इसको समरी कर दूं जैसे आप अच्छे से समझ जाओ। मैग्नीट्यूड निकालते वक्त इस 45 डिग्री का कोई रोल नहीं आया क्योंकि m और b के बीच में एंगल 90 बन रहा था। लेकिन अगर वो कहता वेक्टोरियली निकालो, डायरेक्शन भी बताओ, उस समय ये 45 डिग्री का रोल पिक्चर में आ जाएगा, क्योंकि बिना 45 डिग्री के आप इसको लिखोगे कैसे। बात समझ में आ गई ना। तो एक स्टेप आगे जाके हम लोगों ने सवाल को समझा है, उम्मीद आप समझ पाए होंगे। नोट भी कर लीजिएगा ये सब छोटी छोटी बातें, और ये समझने में आपको परेशान नहीं करेंगी। जहां आप एक बार ध्यान से समझेंगे और आपको कहीं दिक्कत लगे आप कमेंट करके बताइए, मैं और आसान भाषा में एकदम मतलब जिसे कहते हैं जीरो लेवल, माइनस लेवल में भी चला जाऊंगा जिससे आपको कंफर्ट आए। क्यों ऐसा कह रहा हूं कि जब तक आप फिजिक्स में थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं करेंगे तब तक आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, और थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं तो नंबर भी उसी हिसाब से आएंगे। और आपका जो सपना है वो पूरा तभी होगा जब तीनों सब्जेक्ट की बैलेंस्ड अप्रोच आपके पास हो। और फिजिक्स से डरते हैं तो दूर भागते हैं, वो दूर ना भागें, जिससे कि आप 650 का आंकड़ा टच करके शानदार तरीके, या उससे ज़्यादा का आंकड़ा टच करके एक अच्छी गवर्नमेंट सीट अपने कब्जे में कर पाएं। जो ज़रूरत है वो करें, ना कि जो मन करता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल, अगली टॉपिक देखेंगे जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, MCG। ये रहा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये MCG के नाम से इससे लिखते हैं। ये जो डिवाइस होता है ये बहुत छोटी करंट नापने के काम आता है, या डायरेक्शन ऑफ करंट पकड़ने के काम आता है कि भाई इसमें करंट का डिटेक्शन भी कर लो, करंट फ्लो हुई कि नहीं हुई, डायरेक्शन किधर है वो भी पता कर लिया। बहुत छोटी करंट है तो नापेंगे, बड़ी करंट इससे नाप नहीं सकते क्योंकि ये सेंसिटिव डिवाइस होता है, बर्न कर जाएगा, जल जाएगा। उसके लिए हम इसको चेंज करते हैं एमीटर में। तो इसका जो कन्वर्जन है एमीटर या वोल्टमीटर का, वो पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो यहां पर उस पार्ट को हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर और एमीटर। ये हम पीछे चैप्टर 3 में डिस्कस कर चुके हैं, बाकी बातें डिस्कस करेंगे। तो MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आप समझ पाए होंगे। डिटेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, वेरी वेरी स्मॉल करंट्स, माइक्रो एम्पियर वाली करंट नापता है ये। और इसके बीच में ये सॉफ्ट, इसके कंस्ट्रक्शन आपने पढ़ा होगा, सॉफ्ट आयरन कोर लगा देते हैं। ये कलर पता नहीं कितना कौन सा है हाथ में। सॉफ्ट आयरन कोर का एक सिलेंडर रखते हैं, उसकी दो चीजें होती हैं। सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को बढ़ाने के लिए, सेंसिटिविटी का मतलब छोटी सी करंट जाए तो खट से उसका कांटा या पॉइंटर तुरंत हिल जाए, रीड कर ले, तो वो सेंसिटिविटी ज़्यादा है उसकी। और दूसरा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने के भी काम आता है, जो आप क्लास 12 में अच्छे डिस्कशन में गए होंगे, ये इस पॉइंट में आता है। खैर इसमें अच्छी बात क्या आती है कि जब आप डेरिवेशन इसका करते हैं तो उसमें एक चीज़ बड़ी शानदार मिलती है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू आई। ये अल्फा है एंगुलर डिफ्लेक्शन, यानी जो कांटा है, पॉइंटर है, वो पॉइंटर में कितना घूमा है वो पॉइंटर सीधे, ये क्या है, ये अल्फा है,
ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, ये आई। अल्फा का मतलब होता है एंगुलर डिफ्लेक्शन, एंगुलर डिफ्लेक्शन। तो एंगुलर डिफ्लेक्शन सीधी तौर पे प्रोपोर्शनल होता है करंट के, मतलब जितनी करंट आप फ्लो करेंगे उतना एंगुलर डिफ्लेक्शन होगा। इससे क्या रहता है कि लीनियर रिलेशनशिप हो गई ना ये, तो लीनियर रिलेशनशिप से आपको मार्किंग करनी आसान हो जाती है कि मान लीजिए इतनी चौड़ाई को 100 में बांटना है तो सेम सेम खाने लगा दिए, 100 को इक्वल डिवीजन में डिवाइड कर दिया, देन इट इज इजियर टू मेक ए गैल्वेनोमीटर, मार्किंग करना आसान और पढ़ना आसान हमारे लिए। अगर ये इस तरीके से नहीं होता लीनियर तो मार्किंग डिस्टॉर्टेड होती, थोड़ा परेशानी होती समझने में, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अल्फा एंगुलर डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल टू द करंट, ये आपसे पूछा जाता है, ये लीनियर रिलेशनशिप है। और यहां पर ये जो रिलेशनशिप निकलती है, कैपिटल जी होता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट इज इक्वल टू के अपॉन एनबीए। के क्या है? टॉर्सनल कांस्टेंट, स्प्रिंग का टॉर्सनल कांस्टेंट, ऐठन का कांस्टेंट, एन नंबर ऑफ टर्न्स, कितने राउंड किए, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया ऑफ द कॉइल। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, कैपिटल जी है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आती हैं, एक आती है करंट सेंसिटिविटी, एक आती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का मतलब है कि यूनिट डिफ्लेक्शन, यूनिट करंट के लिए कितना डिफ्लेक्शन मिल रहा है। आई एस करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू थीटा अपॉन आई। और इसी तर्ज पर जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वी एस इज इक्वल टू थीटा अपॉन वी, यानी पर यूनिट करंट के लिए कितना एंगुलर डिफ्लेक्शन है। ज्यादा है तो ज्यादा करंट के लिए सेंसिटिव है, भाई 1 यूनिट करंट दिया और खट से कांटा खूब तगड़ा घुमा तो ज्यादा करंट सेंसिटिव है, यही कहानी वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए। क्या फॉर्मूला बनता? आई एस इक्वल टू थीटा अपॉन आई, और यहां पर इस जी से वैल्यू निकाल के रख देते हैं, तो एन, ये थीटा मतलब अल्फा ही है, ये आप थीटा बराबर एंगुलर डिफ्लेक्शन। तो यहां पर बातचीत अगर की जाए, ये G इज इक्वल टू के अपॉन एन बी ए, उसकी वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, और I वगैरह की वैल्यू पुट करके आप उसी तरीके से निकालेंगे तो एन ए बी अपॉन के वैल्यू निकल आएगी, जिसे हम लोग याद रखेंगे कि वैल्यू थीटा अपॉन आई कितना आ रहा है। ठीक, ये आपका के अपॉन एन बी ए वैल्यू आ जाती है। ठीक है, यहां पर देखिए रिलेशनशिप दिख रही है, ये अल्फा होगा और I इज इक्वल टू जी अल्फा दिख रहा है, यहां पर A ये नहीं है, ये जी अल्फा, तो यहां से वैल्यू निकाली जा सकती है। I इज इक्वल टू जी अल्फा, जी जहां कांस्टेंट था, तो ये अल्फा का मतलब थीटा है, उसी से, और यहाँ पे अल्फा या थीटा आप निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी I अपॉन जी, और I अपॉन जी यहां से कर देंगे वैल्यू निकाल के कि I अपॉन जी, जी की वैल्यू रख दो इसमें, तो जी की वैल्यू रख देंगे तो के अपॉन एन बी ए आ जाएगा। तो यहां पर आपको एन बी ए अपॉन के जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी। वोल्टेज सेंसिटिविटी में वी एस अपॉन थीटा अपॉन वी, तो वही चीज वहां से वैल्यू रखेंगे, और कुल मिला के इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा एन बी ए अपॉन के आर। ये देखिए एक ही जैसा है, बस नीचे आपका आर और आ गया है। तो हमेशा इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख देते हैं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन आर। इस रिलेशनशिप को भी आप ध्यान रख सकते हैं, कई जगह बड़ा काम का मामला बनता है। इसको भी पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। छोटे मोटे 1-2 सवाल हैं जो आपके यहाँ आते रहते हैं, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं और बड़े आराम से काम बना लेंगे। लिखा था कॉइल ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज एन इफेक्टिव एरिया। ये इफेक्टिव एरिया दे रखा है, इट इज सस्पेंडेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, ये बी की वैल्यू है। इफ द टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द सस्पेंशन, वो वैल्यू इतनी है, ये के की वैल्यू है, और ये ऊपर वाली एरिया की थी, ए के बी मिल गया है। देन फाइंड इट्स करंट सेंसिटिविटी इन डिग्री पर माइक्रो एम्पियर। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? आई एस एन बी ए अपॉन के, ये फॉर्मूला लगाना है। नंबर ऑफ टर्न्स 1 थे, टेस्ला में बी की वैल्यू कितनी थी? 4 कहाँ गई भाई, 2 × 10⁻²। एरिया की बात की जाए तो 5 × 10⁻²। टॉर्सनल कांस्टेंट
4 इंटू 10 की पावर -9 वैल्यू रखी, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0.25 इंटू 10 की पावर 6 डिग्री पर एम्पियर। ये डिग्री ये IS होती है ना, थीटा अपॉन आई, तो डिग्री पर एम्पियर, और इसको आप लिख सकते हैं 0.25 डिग्री माइक्रो एम्पियर। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से एक छोटा सा सवाल जो आप कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं एक और सवाल आपको कराता हूं, बड़े ही शांति से आप कर पाएंगे। और उसके बाद 3 क्वेश्चन चैलेंज ये रहा सवाल। इसमें लिखा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज 100 टर्न्स एंड ईच टर्न हैज एन एरिया ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द magnet is this one Tesla. The deflection in the galvanometer coil is 0.5 radian when a current of 10 milliampere is passed through it. Find the torsional constant of the spiral spring. तो आप जानते हैं जो वैल्यू जो I से निकलती है वो I निकलती है इज इक्वल टू K अपॉन NAB इंटू थीटा या अल्फा जो भी बोले, तो K क्या निकल आएगा NABI अपॉन थीटा। K की वैल्यू निकालने के लिए आगे बढ़े तो N की वैल्यू है 100 टर्न्स है शायद, 100 टर्न्स। एरिया की बात करें 2 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 2 इंटू 10 की पावर -4। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो 0.01 टेस्ला। आई की बात करें करंट की तो 10 मिली एम्पियर यानी 10 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन थीटा 0.05 लिखा हुआ है। ये यहां पर इस फिगर को कर लीजिए 0.05 रेडियन। तो 0.05 रेडियन आपने वैल्यू डाल दी, ये आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन मीटर पर रेडियन। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। और उसके बाद 3 क्वेश्चन चैलेंज आपके सामने। आज के टॉपिक नोट कर चुके होंगे। आज के ही टॉपिक पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं, यानी अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो इन क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे। केवल देखना वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल भी निकलने चाहिए। तो पोस्ट योर आंसर्स इन कमेंट सेक्शन। अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो पहला चैलेंज आपके सामने है दिस वन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। मैं 5 सेकंड देता हूं, आप शांति से उसको देखें और जवाब दें कि क्या आपके हिसाब से क्या जवाब आता बन रहा है। मेरे ख्याल से आपने पॉज करके किया होगा ये सवाल। चैलेंज नंबर 2 बेटा, इसके लिए भी 5 सेकंड में आपको देता हूं, आप पॉज करें और इसको करें। अगर ये सवाल अटकता है तो आप वीडियो के टाइम स्टैंप लगे मिलेंगे, वहां जाकर एक बार देख सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को, जिससे सवाल निकल जाएं आपके। और ये रहा इसका लास्ट चैलेंज जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसको भी करके बतावें क्या इसका आपके हिसाब से आंसर बनता है। 5 सेकंड इसके लिए भी रखते हैं हम लोग। मेरे ख्याल से आप ज़रूर ट्राई किए होंगे जिससे आपका काम बन जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। फिजिक्स पे भी काफ़ी ध्यान दीजिए जिससे आप नीट में अपने सिलेक्शन को पुख्ता कर सकें। और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, ऑल वीडियो लाइब्रेरी के लिंक हैं जहां पर बाकी वीडियो भी आप देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को काफ़ी आसान बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।